संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की प्रक्रिया। शुद्धि की प्रक्रिया। यहां शुद्धि का अर्थ सामाजिकता से है। यहां शुद्धि का अर्थ सामाजिकता से है। हम लोग आज बात कर रहे हैं दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग संस्कृति शब्द की जो है व्याख्या कर रहे हैं। संस्कृति शब्द को हम लोगों ने समझा कि शाब्दिक रूप से यह संस्कृत शब्द से बना है, जिसका मतलब है परिष्कृत होना। इस प्रकार से संस्कृति शब्द वह है या संस्कृति वह तत्व है, चीज है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके, उसे उन्नत या बेहतर बना सके। इसी प्रकार से एक अन्य व्याख्या के अनुसार संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार शब्द का मतलब होता है शुद्धि की प्रक्रिया, और इस अर्थ में अगर हम ले तो जो शुद्धि है वह सामाजिकता से लिया गया है। अर्थात आगे लिखिएगा, अर्थात व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जिन भी तत्वों का योगदान होता है, जिन भी तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। यह मानव के विचारों एवं व्यवहारों के, यह मानव के विचारों एवं व्यवहारों के प्रतिमान को इंगित करती है, के प्रतिमान को इंगित करती है। पैरा बदल करके लिखिएगा जरा। नैतिक दृष्टिकोणों से या नैतिक दृष्टिकोण से संस्कृति सुंदर वस्तुओं के आनंद, सुंदर वस्तुओं के आनंद, मानवीय दृष्टि से मूल्यवान ज्ञान, और समूहों द्वारा उचित सिद्धांतों से संबंधित है। हमारे भी कौन से? हाँ ये भाई, ये कौन चिल्ला रहा भाई? सॉरी सर। उचित सिद्धांतों से संबंधित है। तो इस प्रकार से संस्कृति को हम कई नजरिए से देख सकते हैं।
कुल मिलाकर के संस्कृति शब्द का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक नटशेल में इसको बोलना चाहें तो इसका मतलब है बेहतर बनना। आप बेहतर जितना होते चले जाएंगे उतना ही मतलब है कि आप सुसंस्कृत हैं। एक बहुत कल्चर्ड आदमी का मतलब क्या है कि वह रास्ते में दिखे हुए अगर कोई आदमी गिरा होगा तो उसे उठा दें, वह कहीं पर कूड़ा करकट ना फेंकें, इसी को तो आप बहुत कल्चर्ड आदमी कहेंगे। वह औरतों से बड़ी तमीज़ से पेश आवे, वह अपने से छोटों से ज़्यादा विनम्रता के साथ पेश आवे, वह अपने सामने किसी का अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उसका सधी हुई भाषा में और संतुलित तरीके से प्रतिकार करे। तो इस प्रकार से अगर आप पूरी प्रक्रिया में देखिएगा तो संस्कृति शब्द का मतलब क्या है कि मानव को बेहतर बनाना है, और विशेष रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक बात है ना? जरा एक विद्वान के अनुसार हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, और वो जरा लिखिएगा कि टाइलर के अनुसार, ये सब आप लोगों को निबंध वगैरह में इन लोगों के नाम इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो अभी से आप लोग, हालांकि फिलॉसफी में डायरेक्टली ये सवाल नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिएगा टाइलर के अनुसार टाइलर के अनुसार संस्कृति समग्र का एक संकुल है। संस्कृति समग्र का एक संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक शिक्षा, कानून, रीति रिवाज, तथा अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है। आदतों का समावेश होता है और जिसे व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आप लोग को मिला करें ना, तो इसको आप लोग अपने निबंध वगैरह में जितना जल्दी हो सके उतना फ्रिक्वेंटली जो है आप लोग इसी यूज़ करने की कोशिश करिए। जितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही जो है ये आपकी कलम में बंधी रहेगी। जरा आगे लिखिएगा। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि
आगे लिखिएगा, उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति मनुष्यों के जीवन जीने का तरीका है, मनुष्यों के जीवन जीने का तरीका है। यह मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है, यह मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है। और जीवन के आदर्श और सिद्धांतों को प्रकाश देती हैं। संस्कृति के द्वारा निर्धारित संस्कारों के माध्यम से ही समाजीकरण एवं मानवीकरण होता है। संस्कृति के द्वारा निर्धारित संस्कारों के माध्यम से ही समाजीकरण एवं मानवीकरण होता है। आगे लिखिएगा, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। नंबर 2, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। हस्तांतरित होने का गुण है। अब हस्तांतरित होने के गुण से क्या मतलब है? हस्तांतरित होने के गुण से मतलब है कि वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में ट्रांसफर होता है। जैसे कि जब क्रिश्चियन या मुस्लिम्स भारत में आए तो उनकी बहुत सारी बातें हमने सीखी और हमारी बहुत सारी बातें उन्होंने सीखी। तो यह ट्रांसफर होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी ट्रांसफर होगा। ठीक है ना। तीसरा, संस्कृति
संग्रहित ज्ञान है। संस्कृति एक संग्रहित ज्ञान है। जिसमें संशोधनों एवं संकलनों को जिसमें संशोधनों एवं संकलनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। ये पहली वाली लाइन दूसरी लाइन में स्पष्ट होती है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन में। अब अगर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जा रहे हैं तो आप एक बात इसको और भी कह सकते हैं, ये जो चौथी लाइन में आपको दिखाई देगी कि संस्कृति गतिशील होती है, यह एक जगह थमती नहीं है। पांचवी चीज, संस्कृति किसी समूह का आदर्श होती है, यानी कि कोई समूह उसे अपनाना चाहता है। सर, हस्तांतरित शब्द का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर जिसे किया जा सके, है ना, मैंने एक्सप्लेन किया भी था अभी। इसका मतलब होता है जो ट्रांसफर किया जा सके। ओके ओके सर। आगे लिखिए। संस्कृति में सामाजिकता अनुकूलता एवं आवश्यकता पूर्ति का गुण है, एवं आवश्यकता पूर्ति का गुण है। प्रत्येक समाज की अलग लिखिएगा। प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई डाउट रहा हो पढ़ करके? सूरज, इफ ऑल इज क्लियर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं।
हाँ जी, क्लियर सर। ये संकुल का मतलब क्या होता है सर? किसका मतलब पूछे? संकुल, संकुल। संकुल का मतलब कि पूरा इकट्ठा, जैसे एक परिवार हो गया। ठीक है सर। ठीक है ना, एक जहां पर सभी लोग एकजुट हो जाए तो संकुल हो। सर हाँ हाँ आपने लास्ट में बोला कि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, हाँ। और कुछ संस्कृति और कुछ समाज के सेम सिमिलर भी हो सकती है ना? हाँ हाँ, पर ये फोटोकॉपी की तरह सिमिलर नहीं होगी। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जाते जाते संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव तो आ ही जाता है। मोहल्ला अमीरों का होगा तो उसकी संस्कृति कुछ अलग होगी, मोहल्ला गरीबों का होगा तो उसकी संस्कृति कुछ अलग होगी। ओके सर। मोहल्ला हीरा काटने वालों का होगा तो संस्कृति अलग होगी, और मोहल्ला जो है रात को ताला काटने वालों का होगा तो संस्कृति अलग होगी। तो कल्चर्स फोटोकॉपी एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ऑल डन? यस सर। ओके, दैट्स नाइस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कहाँ अटक गया भाई हम लोग? ये कहाँ गया? चलिए, संस्कृति कर लिया। सभ्यता, आइए जरा एक इस पर जो है काम कर लें। सभ्यता ये क्या चीज होती है? ठीक है, नया टॉपिक ना? हाँ, सभ्यता नई बात है। एक्चुअली में अक्सर करके प्रश्न कर दिया जाता है संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। सर ये हिस्ट्री में कल्चर में आ सकता है ना क्वेश्चन? हाँ, लेकिन वहां पर कल्चर की परिभाषा नहीं पूछेगा, वहां पर कल्चर के लक्षण पूछेगा, यह निबंध में आएगा। पर वहां पर भी जब बात कई बार कहा जाता है तो हड़प्पन संस्कृति और सभ्यता, तो कौन सी चीजें संस्कृति में बात हो रही है और कौन सी चीजें सभ्यता में बात हो रही है, ये समझना जरूरी है। ठीक है ना? जरा लिखिए, मैकाइबर एवं पेज के अनुसार मैकाइबर एवं पेज, ये दो विद्वान हैं, इनके अनुसार ये डेफिनेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैकाइबर एवं पेज के अनुसार सभ्यता से हमारा अर्थ अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा नियोजित संपूर्ण संगठन एवं यांत्रिकता से है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा नियोजित संपूर्ण संगठन
एवं यांत्रिकता, यानी कि संस्कृति जहां अंदर की चीज थी वहीं पर सभ्यता इसका बाहरी कलेवर के तौर पर आप देखेंगे। जरा अच्छे लिखिएगा, एक और लिखिएगा, एक लाइन बढ़ाइए, पैरा बदल करके लिखिएगा कि सभ्यता का संबंध ऐसे सभी तत्वों से है, सभ्यता का संबंध ऐसे सभी तत्वों से है जिनको मूर्त रूप से देखा जा सके, जिनको मूर्त रूप से देखा जा सके, जिनको मूर्त रूप से देखा जा सके, यानी कि जिनको साक्षात आप अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे आपकी आंख के आगे पड़ा हुआ लैपटॉप, केबल, मोबाइल, दीवार, ये सब चीजें मूर्त रूप हैं। तो जिनको मूर्त रूप से देखा जा सके, जो पदार्थ हमें अपनी विरासत में मिलते हैं, जो पदार्थ या जो चीजें हमें विरासत के रूप में मिलते हैं, और जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, और जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं या निर्माण करते हैं। बनाते या निर्माण करते हैं। अब यहीं पर हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे, सभ्यता की प्रमुख विशिष्टताएं, सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट, सभ्यता प्रमुख रूप से संस्कृति का भौतिक पक्ष है। सभ्यता प्रमुख रूप से संस्कृति का भौतिक पक्ष है। दूसरा पॉइंट, सभ्यता के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं सभ्यता के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। तीसरा, पदार्थ निर्माण की तकनीक भी सभ्यता में कोई चीज अगर बनानी हो तो उसको कहते हैं पदार्थ। जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है तो पदार्थ निर्माण की, इसीलिए आप लोग अगर देखेंगे तो जब इतिहास की किसी कालखंड के सभ्यता के बारे में बताया जाता है तो उसके बिल्डिंग्स वगैरह के निर्माण की, उस समय के कल कारखानों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो पदार्थ निर्माण की तकनीक भी
सभ्यता में शामिल है। नंबर 4, चूंकि यह संस्कृति का भौतिक पक्ष है और चूंकि संस्कृति परिवर्तनशील है, तो हम बिना किसी संकोच के लिख सकते हैं कि सभ्यता भी परिवर्तनशील है। लेकिन एक अंतर है कि संस्कृतियां बड़ी तेजी से बदलती हैं, उसके मुकाबले सभ्यताओं का जो परिवर्तन की दर होती है वह काफी कम होती है। ठीक है, तो लिखिएगा सभ्यता एक परिवर्तनशील अवधारणा है। अगला, सभ्यता के अनुपयोगी अंग को प्रायः व्यक्ति त्याग देता है। अंग को प्रायः व्यक्ति त्याग देता है। यानी कि जो चीजें अब उपयोग में नहीं हैं, धीरे धीरे हम उसको टालते चले जाते हैं, त्यागते चले जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक की बात। अब आइए सीधे हेडिंग बनाते हैं। मेरे हिसाब से इतनी बात कर लेना पर्याप्त होगा। अब अगली हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, सभ्यता और संस्कृति में अंतर। अगली हेडिंग हम बनाएंगे सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सर, हाँ, संस्कृति के साथ सभ्यता कुछ लगातार जीवित रहती है सर। अगर लगातार परिवर्तनशील है, दोनों परिवर्तनशील हैं, तो कौन सी संस्कृति के जिंदा रहने के बारे में बात करेंगे आप? ये मरती नहीं है बल्कि बदल जाती है। अब ये संभव है कि कहीं पर इतना बड़ा बाढ़, इतनी बड़ी जो है मौत आई हो कि पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो जाए, तब तो सभ्यता और संस्कृति दोनों पूरी तरह से समाप्त होंगे। जैसे कि हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर शव मिले हैं, तो उसको हम समाप्त होते हुए देखते हैं। परंतु वैदिक काल या उसके बाद हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि एक पॉइंट पर आकर के वह खत्म हो जाए। तो इसलिए वहां पर सभ्यताओं के अंत का कारण आप नहीं खोजते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण खोज सकते हैं आप, कि बाढ़ आ गई हो, आग लग गई हो, भूखमरी आ गई हो, ऐसे कई कारण खोजते हैं, क्योंकि सामूहिक जो है कंकाल मिले हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता का अंत क्यों हुआ है? ये बहुत रेयर है। क्लियर है सूरज? सर, वैदिक सभ्यता तो बन ही नहीं पाई सर, संस्कृति रही है, सभ्यता के तौर पे पूर्णतः विस्तार नहीं हुआ।
नहीं नहीं, ये कहना तो बहुत गलत है। वैदिक संस्कृति के साथ साथ वैदिक सभ्यता आपको इसलिए बहुत अधिक नहीं दिखाई दी है क्योंकि वैदिक सभ्यता के समय में आकर के जिस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनी, वो चीज़ों का बड़ा स्थायी जो है वो नहीं बनी, क्योंकि वो ज़्यादातर कच्ची मिट्टी वगैरह की बनी थी, तो वो टिकी नहीं। लेकिन वैदिक सभ्यता के समय में भी जो मृदभांड वगैरह मिले हैं वो सभ्यता का अंग के तौर पर ही आप पढ़ेंगे। तो क्या ये वैदिक सभ्यता पूर्णतः विकसित हो पाई? देखिए, कोई सभ्यता ऐसा तो कोई पैमाना है नहीं कि 100 नंबर जो है सीबीएसई के एग्जाम में ला देंगे तो आप उसको विकसित मानेंगे। प्रत्येक सभ्यता अलग रूप में होती है, और ये बाद में जो पाश्चात्य विचारक हुए, इन्होंने किसी सभ्यता को, या हम अपनी वर्तमान सभ्यता के अनुसार ही किसी सभ्यता को विकसित या अविकसित मानते हैं। जैसे कि आदिवासियों के बारे में हम अक्सर करके ये कह देते हैं कि उनका जो है सिविलाइजेशन हो रहा है। अब आदिवासियों की सिविलाइजेशन की क्या जरूरत है? हम हड़प्पा सभ्यता से इतना अच्छे से कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि तब उसी तरह से पक्के मकान, चौड़ी सड़कें वगैरह मिलती थी जैसे कि आज हमारी परिकल्पना है। तो हम आज अपने आप को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक मानक मान लेते हैं, और उस मानक के हिसाब से ही हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या रहा। जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता के साथ हमें साम्य ज्यादा दिखाई देते हैं, जबकि अगर ईमानदारी की बात कहें तो वैदिक सभ्यता के साथ हम साम्यता कम ढूंढ पाते हैं। लेकिन क्या वैदिक सभ्यता में हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में लोग सभ्य नहीं थे? तो क्या अगर हम सभ्यता को विकसित होने का माने तो इसका उल्टा एक प्रश्न ये है कि क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक काल के लोग कुछ असभ्य होते थे? प्रश्न का दूसरा पहलू यही तो दिखाएगा ना। और आप समाज उतना विकसित नहीं था सर। समाज के नहीं, ये मैं बिल्कुल जो है, ये तो दृष्टिकोण हो सकता है, मैं ये दृष्टिकोण के पीछे का मैं तर्क दे रहा हूं कि विकसित होने का तात्पर्य क्या है। क्या विकसित होने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वैदिक काल के लोग कुछ असभ्य थे? अगर सभ्यता का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ तो दूसरा तर्क ये भी तो बनना चाहिए ना, हाँ कि ना? बनना चाहिए, लेकिन सर क्या सभ्यता आप ये कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे जबकि मतलब वही है? सर सभ्यता को शहरीकरण के साथ जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं सर? नहीं, हमें ये मानना चाहिए कि अलग अलग जगहों की सभ्यताएं अलग अलग रही। हम बहुत, जैसे कि आज की तारीख में अगर आप एनसीईआरटी को पढ़िए तो एनसीईआरटी में लोग कहते हैं कि आदिवासियों का जीवन शैली अलग है, वह हमारे जैसी नहीं है। और आप अगर मुझसे बात करिए तो क्या हम लोग कुछ अजीब से लोग नहीं हैं कि दोपहर के समय में हम अपना कमरा चारों तरफ से बंद करके उसमें एसी और पंखा चलाते हैं, और तमाम तरह से जब सूरज पूरी रोशनी छिटका रहा है, जून की दोपहरी है, उस समय भी हमें अपने ऑफिस और अपने घरों में लाइट्स जलानी पड़ रही हैं। अब हम कर सकते हैं कि हम इतने जो है विकसित हैं कि हम लाइट्स जला सकते हैं। सवाल ये है कि दिन के उजाले के समय में लाइट जलाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? क्या ये सभ्यता है? शहरीकरण को भी अगर बहुत बारीकी से देखें तो आपको बेवकूफीकरण भी लगेगा। ये पूरा जीव विज्ञान मानता है, तमाम जो है स्टडीज मानती हैं कि आज की तारीख में अगर हम रात होते सो जाएं, शाम के बाद हम भोजन करना कम कर दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन क्या उसी समय हम पूरे दावे के साथ ये भी बात कहते हैं कि हम रात को 12 बजे जो है क्रिकेट के मैच का आयोजन कर रहे हैं,
ये बात कहाँ तक सही है? हम क्या ये प्रकृति के मूल नियमों के विरुद्ध नहीं है? तो इसे हम सभ्य हो, सभ्यता का मतलब क्या होता है कि हम प्रकृति के साथ साथ चलना सीख लें, और जैसे जैसे हम सभ्यता का दावा भरते हैं हम प्रकृति के साथ चलते हैं कि प्रकृति के खिलाफ चलते हैं? सर उसी को तो पाटने की अब कोशिश हो रही है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्योरी के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ आप बात कर लीजिए, लेकिन आधुनिक समय में आप जितने भी आधुनिकता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, आप सोलर एनर्जी ला रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो तब होता कि जब हम जो है प्रकृति ने, अगर अभी एक बहस हुई और डिबेट की, सैटरडे को मुझे जज करने के लिए जाना था, एज ए जज जाना था, पर मैं नहीं गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे फोन करके कहा कि सर समाजवाद के पक्ष में कुछ तर्क बताइए। तो मैंने कहा समाजवाद के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि बिजली हो, बिजली मतलब आसमान की बिजली, पानी हो, रोशनी हो, फल हो, फूल हो, इस पर क्या किसी एक का अधिकार प्रकृति ने दिया है, या प्रकृति ने इस पर सबको बराबर का अधिकार दिया है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले लीजिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो तब होता कि जब हम उस पर चंद लोगों के अधिकार को रोकने की कोशिश करें। लेकिन आप उठा करके तमाम रिपोर्ट्स को देखिए, तो क्या चंद हाथों में धन का केंद्रण बढ़ा है या धन का केंद्रण घटा है? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब मिलेगा? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। तो हम ये नहीं कर सकते कि कौन से काल के लोग बेहतर थे। अब वैदिक काल के लोग इतने प्रभावी थे कि आज तक उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनके लिपिबद्ध किए हुए मंत्र आज भी आप पढ़ते हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति अपना अस्तित्व खो देती है शहरीकरण होने के कारण। तो हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बीच का मुख्य भेद क्या रहा है कि हड़प्पा संस्कृति शहरीकरण की ओर गई, जबकि वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ वह प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करने की कोशिश करती है। वह नदियों की पूजा करती है, वह पेड़ों की पूजा करती है। तो हमारे पास वैदिक संस्कृति और को तो जो है जानने के लिए लिटरेचर मौजूद है कि लोगों का आचार व्यवहार कैसा होता था, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई चीजें चूंकि प्राकृतिक रूप से होती थी, जो कि समय के साथ सड़ गल गई, इसलिए उस समय की बिल्डिंगें आपको नहीं मिलती हैं। तो ये आपके लिए बड़ा आसान ये कह देना कि वह एक ग्रामीण संस्कृति थी, इसलिए वह अल्प विकसित संस्कृति थी। क्योंकि इतिहास का अध्ययन और मूल्यांकन जो किया गया वह अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और अंग्रेजों की जो संस्कृति थी वो कैसी संस्कृति थी? शहरी संस्कृति थी। इसलिए उनके लिए बड़ा आसान था कि वो आगे आकर के खुल्लम खुल्ला बोल दें कि भैया तुम लोग तो जो है सभ्य ही नहीं हो। अब सभ्यता किसमें है? तो मेरे हिसाब से सूरज बेहतर ये होगा कि हम ये कहें कि भिन्न सभ्यता थी, ना कि ये कहें कि अल्प विकसित सभ्यता थी। सूरज, अल्प विकसित सभ्यता की बात नहीं थी सर। मैं तो वही देखा कि सभ्यता को अगर मतलब सभ्यता शब्द को उस सभ्यता के साथ लिया जा रहा है जिसमें शहरीकरण को मूल में रखा गया, तो फिर उस हिसाब से देख रहे थे सर। वैसे तो फिर चूंकि उस समय भी जब हड़प्पा संस्कृति भी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था यहाँ वजूद में, तो साथ ही साथ यहाँ जिसको मूल भारतीय
संस्कृति कह सकते हैं, चूंकि वैदिक संस्कृति से पहले की थी और उसके लिए कोई साक्ष्य या कोई लिखित बंध नहीं है, तो उसको मतलब उसका पहचान करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को सामान मुहैया कराया जा रहा था, वो तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही था। तो आप मतलब अपनी बात को स्पष्ट ये नहीं कर सिर्फ पा शब्द का खेल है सर। आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता से भी विकसित हुई है ना, ग्रामीण सभ्यता से विकसित शहरी सभ्यता में हुई है ना। नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की तरफ आई है? क्योंकि ऐसे तो हुआ नहीं होगा ना सर कि नहीं, डायरेक्ट प्रवेश पहले जो है उसको अपनी बात खत्म करने दो, अदरवाइज हम लोग कोई बात नहीं कर पाएंगे। सर मैंने सिर्फ सभ्यता शब्द के हिसाब से बात की है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सभ्य ज्यादा है। हाँ, तो सभ्यता के हिसाब से बात की, तो मैं यही बता रहा हूँ कि वैदिक सभ्यता के बारे में कम चर्चा क्यों की गई, क्योंकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में चूंकि कच्ची मिट्टी के मकान वगैरह बने थे, आप इस बात को मानते हैं? जी सर, जी सर। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रामीण सभ्यता जो है वह कम मिले, तो जाहिर सी बात है कि सभ्यता, चूंकि उसका अध्ययन करने के लिए हमें मसाला भी कम मिला। यस सर। परंतु संस्कृति के रूप में उसके आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहलुओं को हमारे पास ज्यादा मसाला है, तो इसलिए उसकी संस्कृति का हम ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध थी। आप बात मानेंगे इस बात को? जी सर, वो तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ सर, ये सिर्फ सभ्यता शब्द और सभ्य शब्द के खेल के बीच में है सर, क्योंकि मैं सभ्य कौन है और असभ्य कौन है इस बात पे नहीं गया, मैं सिर्फ सभ्यता शब्द के साथ गया। तो जो अभी हम लोगों को पढ़ने आपने कहा कि वैदिक संस्कृति तो वह है, वैदिक सभ्यता नहीं है। जी सर, शुरुआत यहीं से हुई थी, तो मैं उसी बात को, जी सर। अगर संस्कृति रही है तो सभ्यता जरूर रही है। अब वो सभ्यता के अवशेष हमारे पास अध्ययन करने के लिए कितने बचे हैं, यह प्रश्न चिन्ह है। और वही तुलना मैं हड़प्पा के साथ कर रहा हूं कि हड़प्पा में वह अवशेष हमको ज्यादा मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, और आप ये बोल चुके हैं, ये शब्द आपने सूरज इस्तेमाल किया है कि हम ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता कम विकसित सभ्यता थी। सर वो शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि मैं बाद में फिर इसको कनेक्ट किया कि चूंकि हम शहरीकरण के साथ इसको मिला के अगर शहरीकरण को हम सभ्यता का पैमाना मानेंगे तो वैदिक सभ्यता पिछड़ी भी है। हालांकि ये पूरी तरह से आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, हमें यहाँ पर इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले गए हैं, तो चलिए चर्चा का अगर बिंदु आगे बढ़ गया तो हमें ले लेना चाहिए। तो क्या हम इस बात को लेकर के श्योर हैं कि अभी हम किस मुद्दे पर बात किए? जी सर। परवेश? यस सर। ऑल क्लियर? यस, मेरा तो क्लियर ही था सर। मेरे को सभ्यता, क्योंकि मैंने एक्चुअली पढ़ा था कि ग्रामीण जैसे सिंधु अपने वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, बट ग्रामीण से वो क्या थी कि मिट्टी के वो ज्यादातर शहरीकरण में जैसे कि ईंटों का प्रयोग नहीं कर पाए थे उन लोग, जैसे हमें सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। पर आपने एक गलत धारणा प्रस्तुत की अभी। आपने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की हो रही। सर बट हम ज्यादातर यही देखते हैं कि जब शहरीकरण होता है तो ग्रामीण से ही शहरीकरण होता है ना, कि ऐसा तो ये चक्कर घूमता है साहब, ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण का चक्कर घूमता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की सभ्यता क्या थी, इसका हमारे पास बहुत अधिक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, तो हम भैया क्यों उंगली करने जाएं कि वो ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की हो रही। फिर दूसरी बात की आप इस चीज को समझिएगा कि जैसे आज की भी तारीख में है, आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग कच्ची मिट्टी का भी, कुमार विश्वास की जो है घर का फोटो वायरल हुआ है,
अब भैया इफरात पैसा कमा रहे हैं तो कहीं पर कुछ भी खर्च करें, तो वह मिट्टी चूना और गुड़ से अपना जो है घर बनवाए हैं जो खूब ठंडा रहता है। अरे भैया तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बनवाओ, तुम अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन वह सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अमीर लोग अब धीरे धीरे क्या करते हैं, वो कुछ दिन जाकर के जंगल में रह करके जंगल का एहसास कर लेना चाहते हैं। तो सभ्यता और संस्कृतियां परिवर्तनशील हैं, क्योंकि एक सभ्यता या कोई एक संस्कृति कहीं पर अटक करके नहीं रही होगी। परंतु हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस आधार पर यह कह देना कि वह ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की ओर आई होगी, यह बहुत समझदारी की बात नहीं है। हमारा आकलन ये कर सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। क्या कर रहा था मैं? सभ्यता और संस्कृति में अंतर करना चाह रहा था। लिखिए जरा पहला पॉइंट। सभ्यता की माप संभव है। सभ्यता की माप संभव है, परंतु संस्कृति की नहीं। क्योंकि सभ्यता का संबंध उपयोगिता के क्षेत्र से है। क्योंकि सभ्यता का संबंध उपयोगिता के क्षेत्र से है, जबकि संस्कृति का मूल्यों के क्षेत्र से है। हम विभिन्न भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता का माप करके यह बता सकते हैं कि कौन अधिक उपयोगी है, और कौन कम उपयोगी है। और कौन कम उपयोगी है। दूसरी ओर संस्कृति की श्रेष्ठता या निम्नता का कोई मापक नहीं है। दूसरा, सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि एज इट इज आप सभ्यता को ले लीजिए।
सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के प्राप्त किया जा सकता है, परंतु संस्कृति को नहीं। जब संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा। तो लिखिएगा, सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के प्राप्त किया जा सकता है, परंतु संस्कृति को नहीं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, संस्कृति साध्य। साध्य शब्द किसको बोलते हैं? जो लक्ष्य होता है, जहां पहुंचना होता है, मंजिल साध्य है। जबकि सभ्यता साधन है। जबकि सभ्यता साधन है। ठीक है, इतना पढ़ करके देखिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर आप लोग के बीच में आ रहा हूं। और डन। चलिए चलिए आगे लिखते हैं। या दोनों के बीच में एक अंतर करा लिया तो मिलन भी करा लें। तो जरा पॉइंट को बढ़ाइएगा कि उपरोक्त अंतरों के होने के बावजूद भी सभ्यता और संस्कृति में गहरा संबंध है जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जरा इसको कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से समझ सकते हैं, जरा इसको देखिएगा। नंबर 1, सभ्यता संस्कृति की वाहिका है, यानी कि होने वाली। दूसरा, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है।
नंबर 3, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। जैसे हमारे इर्द गिर्द एक पर्यावरण है जो हमको घेरे पड़ा है, वैसे ही सभ्यता संस्कृति के चारों ओर का पर्यावरण है। चौथा पॉइंट, संस्कृति सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। संस्कृति सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। पैरा चेंज करके लिखेगा। वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया के कार्य या परिणाम हैं। वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया के कार्य या परिणाम हैं। जब यह क्रिया उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होती है, जब यह क्रिया उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होती है, तब सभ्यता का जन्म होता है। तब सभ्यता का जन्म होता है। और जब मूल्य चेतना को प्रबुद्ध करने की ओर अग्रसर होती है, और जब मूल्य चेतना को प्रबुद्ध करने की ओर अग्रसर होती है, तब संस्कृति का उदय होता है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, पैरा चेंज कर दीजिएगा फिर। लोकप्रिय दृष्टि से संस्कृति के भौतिक पक्ष जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को सभ्यता कहा जाता है। और सामाजिक समूह की अभौतिक उच्च उपलब्धियों को जिनमें कला, संगीत, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान सम्मिलित होते हैं, को संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? अब आसानी से और क्लियरिटी आ गई होगी इस लाइन के बाद से।
अब आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और बनाते हैं दर्शन का संस्कृति पर प्रभाव। दर्शन का संस्कृति पर प्रभाव। यह पॉइंट पढ़िएगा। प्रत्येक राष्ट्रीय समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। यह संस्कृति उसके साहित्य, यह संस्कृति उसके साहित्य, कला, संगीत, नाटक, रीति रिवाज आदि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। समाज या राष्ट्र की संस्कृति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति दर्शन से पूर्णतया प्रभावित होती है। दर्शन से पूर्णतया प्रभावित होती है। यह प्रभाव निम्न रूपों में देखा जा सकता है। यह प्रभाव निम्न रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही समाज या राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण होता है। समाज या राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण होता है। विभिन्न संस्कृतियों जैसे, इसमें ही ना, हाँ, विभिन्न संस्कृतियों जैसे भौतिकतावाद, आध्यात्मवाद, बुद्धिवाद, रहस्यवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि के अंतर का कारण, आदि के अंतर का कारण एवं आधार
विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण ही हैं, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण ही हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक है। भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक है। क्योंकि भारतीय दर्शन भी मूल रूप से आध्यात्मिक ही हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन भी मूल रूप से आध्यात्मिक ही हैं। दूसरा पढ़ लीजिएगा। किसी भी संस्कृति की बुनियादी मान्यताओं का संबंध, किसी भी संस्कृति की बुनियादी मान्यताओं का संबंध दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु से होता है। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु से होता है। दर्शन संस्कृति की इन मूल मान्यताओं को दर्शन संस्कृति की उन मूल मान्यताओं को तर्क बुद्धि की कसौटी पर कसता है। तर्क बुद्धि की कसौटी पर कसता है। इस प्रकार दर्शन संस्कृति के आधार को तर्कसंगत एवं सुदृढ़ बनाता है। तर्कसंगत एवं सुदृढ़ बनाता है। तीसरा पढ़ लीजिएगा। दर्शन संस्कृति के मार्गदर्शक एवं संरक्षक का काम करता है। दर्शन संस्कृति के मार्गदर्शक एवं संरक्षक का कार्य करता है। दर्शन ही संस्कृति के स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करता है। दर्शन इस संस्कृति के स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करता है।
जब संस्कृति पर आघात होता है जब संस्कृति पर आघात होता है तो दर्शन ही उसके मूल्यात्मक रचनात्मक संवेगात्मक तथा उपयोगिता परक पक्षों को उभार कर उसकी रक्षा करता है। और उसे नए प्रगतिशील मूल्यों से युक्त करता है। जैसे जब हिंदू संस्कृति पर बौद्ध और जैन ने कड़ा प्रहार किया तो फिर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि के दर्शन ने आकर के हिंदू संस्कृति की रक्षा की। सर रिपीट कीजिए ना ये लास्ट वाला पॉइंट, उसे प्रगतिशील मूल्यों से युक्त करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, चौथा, दर्शन संस्कृति का प्राण है। दर्शन संस्कृति का प्राण है। दार्शनिक साहित्य ही किसी देश की संस्कृति के वास्तविक प्रतीक होते हैं। किसी देश की संस्कृति के वास्तविक प्रतीक होते हैं। आगे लिखिएगा, दर्शन का संबंध तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, तत्व विज्ञान आदि से होता है। यहाँ सर्वांगीण एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। परिणाम स्वरूप संस्कृति में भी
समन्वयात्मक दृष्टिकोण एवं गहनतम रहस्यों को व्यापकता में समझने की, समन्वयात्मक दृष्टिकोण एवं गहनतम रहस्यों को व्यापकता में समझने की अंतर्दृष्टि का विकास होता है। अगला पढ़ लिखिएगा। वास्तव में दर्शन और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में दर्शन और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन विचारों आदर्शों व चिंतन प्रक्रियाओं का, दर्शन विचारों आदर्शों व चिंतन प्रक्रियाओं का संगठित रूप है। संगठित रूप है। संस्कृति इसी प्रक्रिया का इतिहास है। संस्कृति इसी प्रक्रिया का इतिहास है। तो आज के लिए जो है मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, और चूंकि आज हम लोगों ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर को समझने की कोशिश की और दर्शन से संबंध स्थापित किया, तो ये जब हम लोग सामाजिक राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ के लिए भी आवश्यक होगा। दर्शन शास्त्र पर कोई भी अगर एक प्रश्न बन सकता है तो उसका ये हिस्सा हो सकता है, निबंध का ये हिस्सा हो सकता है। तो और यह भारतीय संस्कृति को जब आप पढ़ेंगे तो अब आप भारतीय कला और संस्कृति को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इसी प्रकार से भारतीय समाज को भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो अब आपकी नज़र और बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी लंबा हम लोगों ने खींच लिया, आप लोग भी लिख करके मस्त हो चुके होंगे। तो आज के लिए यहीं पर रुक देते हैं। कल हम लोग भारतीय दर्शन में वेदों के साथ शुरू करेंगे। हालांकि वेद बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा इसलिए गहन अध्ययन करेंगे ताकि जो कला और संस्कृति में आता है प्रश्न, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का टीचर पढ़ाता है तो वो बड़े लापरवाह तरीके से जो है वेदों को समझने की कोशिश करता है, या जो पश्चिम का नज़रिया है उसी के हिसाब से उसको समझता है। तो मैं उस क्रम को कल तोड़ने की कोशिश करूंगा और भारतीय समाज पर वेदों के असर को भी जो है देखने की कोशिश करूंगा। तो कल से हम लोग एक कदम और आगे मूव कर जाएंगे। आज के लिए किसी के मन में कोई प्रश्न बचा हो तो ऑल जन, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, आप जिंदाबाद रहिए।